नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर बरसी ममता बनर्जी। पूछा यूपी एमपी मणिपुर के सीएम से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा मांगना है तो पहले पीएम का मांगो। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सट्टा बाजार ने सबको चौंकाया। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका और बन सकती है कांग्रेस की सरकार। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा, योगी सरकार की 8 लाख वाली स्कीम पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसानों पर विवादित बयान को लेकर हुआ विवाद तो कंगना रनौत ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ गई है। पूरी खबर जरूर बताएंगे। खबर में आगे यह भी जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बड़े नेता हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार से कर ली है मुलाकात। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया का समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इस्तीफा मांगना है तो पहले पीएम का मांगो। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर बरसी ममता बनर्जी। पूछा यूपी एमपी मणिपुर के सीएम से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भाजपा के बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी समेत पूरी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा मांगना है तो पहले प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगो। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई सभी जालसाज हैं और एजेंसियों से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कल जो सड़कों पर उतरे थे सभी बाहरी हैं। भाजपा की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा का बंद बंगाल की छवि को धूमिल करने और आरजी कर अस्पताल मामले की जांच को बाधित करने के लिए बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और यहां पर आरोपियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे और हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। ये विधेयक पारित होना ही चाहिए और वो इस बार जवाबदेही से नहीं बच सकते। आरजी कर महिला डॉक्टर मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसके लिए केवल एक ही सजा है, फांसी पर लटकाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सट्टा बाजार ने चौंकाया। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और यहां पर जल्द ही टिकटॉक की घोषणा भी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे सट्टा बाजार ने भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सट्टा बाजार के अनुमान के हिसाब से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिल सकती है। राज्य का प्रमुख विपक्षी दल इस बार सत्ता में आ सकता है और सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 58 सीटें मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, सट्टा बाजार की माने तो इस चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है और भाजपा को 24 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा ने इसी साल राज्य में सीएम बदला था और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सट्टा बाजार के मुताबिक बाकी की 5-6 सीटों पर जननायक जनता पार्टी, इनेलो और आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और बीते चुनाव में जेजेपी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार इनका प्रदर्शन पहले से नीचे जा सकता है। दोस्तों, बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, अगर सट्टा बाजार के इन आंकड़ों को हकीकत में बदल दिया जाए तो। दोस्तों, यहाँ पर सट्टा बाजार के इन आंकड़ों ने भाजपा में हड़कंप मचा दिया है और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर 10 साल बाद बीजेपी को हाथ धोना पड़ सकता है हरियाणा की गद्दी से। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा, योगी सरकार की 8 लाख वाली स्कीम पर भड़की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार डिजिटल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है और उसे किसी भी तरह का डर नहीं है। कांग्रेस से सवाल उठाया गया है कि क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतना पड़ सकता है। यानी डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा है। सरकार अब बिना किसी डर या संकोच सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, ये बयान दिया है पवन खेड़ा ने। इसी के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या बीजेपी विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाएगी। आपत्तिजनक टिप्पणी की क्या परिभाषा है। क्या अब डबल इंजन की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन के विरोध के कारण मोदी सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लेना पड़ा। क्या अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है। यूपी सरकार का कहना है कि विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम
माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया नीति तैयार की गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों को पोस्ट किए जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और इस नीति के जरिए देश विदेश में रह रहे प्रदेशवासियों को रोजगार मिल सकेगा। और उसने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइबर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हर महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और यूट्यूब पर क्रिएटर्स को 8 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 लाख वाली स्कीम लाकर योगी सरकार ने तहलका मचा दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष घेरने पर उतारू हो गया है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कब्जा करने का और तानाशाही का बैकडोर एंट्री इसको विपक्ष ने करार दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों पर विवादित बयान को लेकर हुआ विवाद तो कंगना रनौत ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ी है। एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान पर अपनी पार्टी से माफी मांग ली है। उन्होंने यहां पर इंटरव्यू में कहा कि मेरी वजह से जाने अनजाने में अगर पार्टी को कोई नुकसान होता है तो मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। कंगना रनौत को बीजेपी ने बयानों को लेकर पिछले दिनों फटकार लगाई थी और इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार बात की और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति में मैं छोटे लेवल पर हूं। पार्टी नेतृत्व बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम छोटे लेवल पर सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा। अवश्य ही राष्ट्र रहना चाहिए। मैंने अगर किसी तरह से किसी को हर्ट किया है तो हमें इसके लिए खेद है। साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि हमें जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं ये क्रिमिनल का काम है। मुझे नहीं लगता कि ये किसान हैं, ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पिछले दिनों दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर देश में मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शव लटक रहे थे और रेप हो रहे थे। तो दोस्तों, इसी बयान पर किसान नाराज चल रहे हैं और कंगना रनौत से माफी की मांग की है। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है लेकिन किसानों से मांगी है या पार्टी से, यह अभी जांच का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार से की है मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है जब भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने मंगलवार को पुणे में राकांपा के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगी हैं और इन्हीं अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पूर्व मंत्री पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पुणे में पवार और पाटिल के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के कुछ ही मिनट बाद फडणवीस ने कहा कि कौन किससे मिल रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। भाजपा एक मजबूत पार्टी है। भाजपा में बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना हो रहा है। पिछले हफ्ते कई नेता भाजपा में शामिल हुए और भविष्य में भी पार्टी में लोगों का आना जाना जारी रहेगा। चुनाव के दौरान कुछ लोग पाला बदल लेते हैं, ऐसा होता रहेगा। वहीं इंदिरापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हर्षवर्धन पाटिल के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर तब जब राकांपा नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पिछली बार सीट जीतने वालों को ही ये सीट बरकरार रखने का मौका मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बारिश बाढ़ का तांडव। राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत बचाव कार्य में करे मदद। जी हां दोस्तों, गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने जीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। प्रदेश में इन दिनों हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शनिवार से राज्य के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाली बारिश की वजह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग पहले से ही अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर और पाटन में बारिश के अंदेशों से ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि गुजरात में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयंकर होती जा रही है और इस आपदा में जिन परिवारों ने अपने परिवार को खोया है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो पीड़ित लोगों की मदद करें, राहत बचाव कार्य में भी मदद करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारी विरोधी। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर बड़ा बयान दिया है और झज्जर में केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी 1 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी।
दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को झज्जर के बिरोहड़ गांव में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को सम्मानित किया गया। यहां उन्होंने कहा कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के साथ एनपीएस से भी बड़ा धोखा है। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी। उन्होंने यूपीएस और एनपीएस को कर्मचारी विरोधी योजना बताया। उन्होंने कहा कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के साथ एनपीएस से भी बड़ा धोखा है। हुड्डा के हवाले से एक बयान में कहा गया कि यूपीएस में पूरी पेंशन के लिए 25 साल की सेवा की सीमा तय की गई है। सबसे ज्यादा नुकसान अर्धसैनिक बलों के जवानों को होगा। जो जवान 25 साल की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होंगे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें केवल 10,000 रुपए की मामूली पेंशन ही मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी छोड़कर सिंगर रॉकी मित्तल ने कुछ इस अंदाज में ज्वाइन की कांग्रेस। कहा, मुझे माफ करना मेरे भाई राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव नजदीक है और दल बदलू नेताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस क्रम में बीजेपी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हरियाणा सरकार के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणवी गायक जय भगवान मित्तल उर्फ रॉकी मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कैथल में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रॉकी मित्तल राहुल गांधी से खास अंदाज में माफी मांगते हुए पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने मंच से राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक गाना गाया और बीजेपी में रहते हुए की गई तमाम टिप्पणियों के लिए कांग्रेस सांसद से माफी भी मांगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, बैंकों को बनाया जन धन की लूट का साधन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जनधन बैंक खातों को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने बैंकों को बनाया जनधन की लूट का साधन। इसके साथ ही उन्होंने 3 सवाल भी पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि क्या ये सच नहीं है कि 10 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते बंद हो चुके हैं, जिनमें करीब 50% बैंक खाते महिलाओं के हैं। इनमें दिसंबर 2023 तक 12,779 करोड़ रुपए जमा थे। कुल जनधन खातों में से 20% खाते बंद होने का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सही नहीं है कि पिछले 9 वर्षों में जनधन खातों में औसत बैलेंस 5,000 रुपए से कम यानी सिर्फ 4,352 रुपए हैं? और इसी के साथ कई सारे सवाल दाग दिए हैं खड़गे ने और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के कारण ढही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर गंभीर आरोप। मार्च निकालने की कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महायुति सरकार के तहत भ्रष्टाचार चरम पर है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि सरकार का दावा है कि तेज हवाओं के कारण मूर्ति गिरी, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार के विरोध में महाविकास अघाड़ी 1 सितंबर को दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकालेगी। उन्होंने कहा, जो लोग आज मालवान में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिराए जाने के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के मोर्चा में बाधा डाल रहे हैं, ये योद्धा राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बता दें कि वो महाविकास अघाड़ी प्रतिनिधिमंडल के राजकोट किले में जाने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं और भाजपा सांसद नारायण राणे के बीच हुई झड़प का जिक्र कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पर अड़ा विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब विपक्ष फिर इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने को उतारू है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हर हाल में जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। उधर बिहार में विपक्ष नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि हम सरकार को मजबूर करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ने 10 वर्षों बाद होने वाली 2021 की जनगणना भी नहीं कराई। हमने तो केवल 17 महीने के अल्प सेवा काल में बिहार में जाति आधारित गणना कराकर और उसी अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि लालू प्रसाद यादव जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से यहाँ पर हमारी ये मांग रही है। उसी का परिणाम रहा कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था, लेकिन 1999 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने वो निर्णय पलट दिया। नीतीश कुमार भी विजयी नेतृत्व में उसी एनडीए कैबिनेट का हिस्सा थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने शुरू किया है इसे खत्म हम करेंगे
करेंगे, बंगाल में बवाल पर बोले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में छात्रों का नवन्ना प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार के लिए बंगाल बंद बुलाया, जिसके बाद बंगाल के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएम दिल्ली में एक और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने बीजेपी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आपने शुरू किया और अब हम इसे खत्म करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर 3-4 महीने के अंदर केंद्र सरकार एंटी रेप कानून नहीं बनाती है तो टीएमसी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इससे अच्छी मायावती की सरकार थी, कम से कम करप्शन तो कम था। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के पिता के बयान से मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक विवेक वर्मा के पिता और पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भरे मन से मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती की सरकार में कम से कम रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी, जो इस सरकार में चरम पर है। विधायक के पिता के इस बयान से खलबली मच गई है। दरअसल बीते दिन पीलीभीत की बीसलपुर मंडी में आवारा पशुओं, भ्रष्टाचार, गन्ना भुगतान सहित कई मांगों को लेकर बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके रामशरण वर्मा धरने पर बैठे थे। वो बीसलपुर सीट से मौजूदा विधायक विवेक वर्मा के पिता हैं। उन्होंने धरने के दौरान मंच से अपने विधायक बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें योगी सबसे खराब हैं, इनसे अच्छी तो मायावती थी, कम से कम उनके टाइम करप्शन तो कम था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टैक्स टेररिज्म, बीजेपी राज का खतरनाक चेहरा, मोदी ने मित्रों के लिए मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर टैक्स टेररिज्म के माध्यम से मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों की संपत्ति बचाने एवं बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस आतंक और अन्याय के विरुद्ध सभी मेहनतकश एवं ईमानदार भारतीय नागरिकों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि टैक्स टेररिज्म बीजेपी राज का एक खतरनाक चेहरा है, यही सच्चाई है। हिंदुस्तान में टैक्स टारगेट का भी पूरी तरह से मध्यम वर्ग की आमदनी पर डाल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मध्यम वर्ग के वेतन में वर्षों कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन आयकर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगाई के भयंकर दौर में हर चीज पर भारी जीएसटी चुकाकर गुजारा करने वाले मध्यम वर्ग को सोचना चाहिए कि क्या आपकी आमदनी बड़े कॉरपोरेट या व्यापारियों से ज़्यादा है? क्या आपको सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ मिल रहा है? नहीं ना। उन्होंने कहा कि फिर आपसे ये अंधाधुंध कर वसूली क्यों की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनिल अंबानी के बाद सेबी का दिग्गजों पर चला हंटर, 63 करोड़ जुर्माना और शेयर बाजार से 2 साल का बैन। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन हुए हैं जब सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर अनिल अंबानी पर रोक लगाई थी। अब सेबी की तरफ से राणा सुगर्स, उसके प्रमोटर और अन्य संबंधित संस्थाओं समेत 14 यूनिट को सिक्योरिटीज मार्केट से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। फंड की हेराफेरी के आरोप में उन पर 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मार्केट रेगुलेटर ने इंदर प्रताप सिंह राणा और रणजीत सिंह राणा, वीर प्रताप राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा समेत कई सारे लोगों को यहां पर 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गठबंधन की राजनीति में कैसे पीएम मोदी की बढ़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में गठबंधन सहयोगियों का दबदबा बढ़ रहा है। वक्फ संशोधन बिल और ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री पर यू टर्न इसका सबूत है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार पर दबाव अब गठबंधन सरकार में बढ़ने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तीसरी सूची जारी होते ही भाजपा में फिर विरोध, निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं कई उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा के अपने ही जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो विरोध कर रहे हैं और निर्दलीय खड़े होने की यहां पर दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फारूक अब्दुल्ला ने नेका कांग्रेस के जीत का किया दावा, कहा इस बार लोगों का मूड है जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों शोरों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को पंपोर से कैंडिडेट हसनैन मसूदी के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार लोगों का समूह जबरदस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन जोरदार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।